साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नेम है जीवों में जनन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जनन क्या होता है। क्या आप जानते हैं जनन क्या होता है? तो पहले तो आप लोग हमें एक बात बताइए कि अगर जो जीव होता है वो अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न न करता तो आज हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे होते क्या? जो जीव होते हैं अगर वो अपने जैसे नए जीव उत्पन्न न करते तो क्या आज हम लोगों का निर्माण हुआ होता? हम यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे होते? नहीं। तो इस क्रिया को यानी कि जीवों द्वारा नए जीव उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं जनन। तो आप लोगों को जनन क्लियर हो गया होगा कि जीवों द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जनन। तो प्रत्येक जो जीव होता है वो अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करता है और उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है इसी को हम लोग कहते हैं जनन। एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए तो जो हाथी होता है, हाथी वह अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करता है तो हम कहेंगे कि जो हाथी होता है वो जनन करता है। इसी प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं जैसे कि बरगद, जैसे किसका? बरगद का जो पेड़ होता है वो अपने जैसे नए बरगद के पेड़ को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से जीवों द्वारा नए जो जीव उत्पन्न होते हैं इस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस क्रिया को ही हम लोग जनन कहते हैं। तो आप लोगों को जनन क्लियर हो गया होगा। अब जब जनन की क्रिया होनी है तो उसमें जीव भाग लेंगे क्योंकि जीव ही अपने जैसे संतान उत्पन्न करेंगे। तो जो जीव भाग लेते हैं जनन की क्रिया को करने के लिए, जो जीव भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जनक। तो उसे हम लोग बोलेंगे जनक। जो जीव संतान का निर्माण करता है उसे जनक कहते हैं। यानी कि जो जीव रहा होगा उससे एक संतान बनी होगी तो जो पहले जीव रहा होगा ना उस जीव को हम लोग बोलते हैं जनक। एग्जाम्पल के रूप में समझे तो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे पहले हमारे पास एक गुड़हल का पेड़ था। हमारे पास क्या था? एक गुलहड़ का पेड़ था और इस गुलहड़ के पेड़ ने अपने जैसे एक और गुलहड़ के पेड़ के निर्माण कर दिया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो पहले वाला गुलहड़ था ये हमारा कहलाएगा जनक। ये क्या कहलाएगा? जनक। फिर यहाँ पर बात आती है कि ये जो नया गुलहड़ का पेड़ बना है, नया जो गुलहड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ है इसे क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं संतति। इसको क्या बोलते हैं? संतति। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संतति, यानी जनन क्रिया के दौरान उत्पन्न नए जीव को क्या बोलते हैं? संतति बोलते हैं। तो जो जनन की क्रिया होती है इसके दौरान जो संतान प्राप्त होती है या फिर जो नया पौधा या जीव प्राप्त होता है उसे बोलते हैं संतति। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप लोगों को ये अमीबा दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? अमीबा। तो यहाँ पर पहले क्या था कि ये एक अमीबा था। ये अमीबा जो है दो अलग अलग प्रकार के अमीबा को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो पहले वाला अमीबा था ये क्या था? ये हमारा जनक था। ये क्या था? जनक था। और क्योंकि ये जो दो नए जीव उत्पन्न हुए हैं इनको हम लोग बोलेंगे संतति। इनको क्या बोलेंगे? संतति। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जनक किसे कहते हैं, जनन की क्रिया क्या होती है और संतति किसे कहते हैं। तो जो जीव होता है वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है तो उसे जनन कहते हैं और जो जीव संतान को उत्पन्न करता है उसे जनक कहते हैं। और जनन की क्रिया के दौरान जो नया जीव उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संतति। आगे देख लेते हैं कि जो प्रजनन होता है या जो जनन होता है इसके कार्य क्या है, यानी इससे लाभ हमें क्या होता है। तो प्रजनन की जो क्रिया होती है इसके द्वारा ही जो हमारी पृथ्वी है इस पर जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। तो अगर प्रजनन की क्रिया ना हो तो जो पृथ्वी है इस पर जो जीवों का अस्तित्व है ये बिगड़ जाएगा, संतुलन उसका बिगड़ जाएगा। सेकंड पॉइंट है विभिन्न जातियों की निरंतरता बनी रहती है। जो विभिन्न जातियां हैं इनकी निरंतरता लगातार बनी रहती है, वरना ऐसा होता कि बहुत सारी जो जातियां हैं वो विलुप्त हो जाती।
थर्ड हमारा पॉइंट है प्रजनन से जनसंख्या का नियमन होता है। तो प्रजनन के द्वारा जो जनसंख्या है इसका नियमन भी होता है। फोर्थ पॉइंट है विभिन्नताएं, कि जो जीव होते हैं इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो विभिन्नताओं से जीव जो है वो पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं। तो आप लोगों को ये प्रजनन के कार्य भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीवन अवधि। जीवन अवधि या फिर इसी को हम बोलते हैं जीवन काल। तो जीवन काल या जीवन अवधि क्या होती है कि जब कोई जीव जो है वो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद कुछ समय बाद क्या होता है, अगर जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो जब जीव के जन्म लेने के बाद जो जीव है उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाए, प्राकृतिक तरीके से उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, अपने आप उसकी मृत्यु हो जाए, तो इसके दौरान जो उसने समय बिताया होगा, उस जीव ने जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में जो समय बिताया होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जीवन काल बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग जीवन अवधि बोलते हैं। याद रखिएगा कि इसमें जो मृत्यु है वो प्राकृतिक होनी चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और अगर वो आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, तो उसके जीवन को व्यतीत करने में जो समय लगा उसे जीवन काल नहीं कहेंगे। जीवन काल उसे कहेंगे जब किसी व्यक्ति का जन्म हो और उसकी मृत्यु प्राकृतिक तरीके से हो जाए, तो वह जितना समय अपने जीवन में व्यतीत करता है उसी को हम लोग बोलते हैं जीवन काल। तो जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल या फिर जीवन अवधि कहते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जीवन काल के। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में पूछा गया है कछुआ। जो कछुआ होता है उसका जीवन काल कितना होता है। तो जो कछुआ होता है उसका जीवन साल 100 से 150 वर्ष होता है, यानी कि जो कछुआ होता है वो लगभग 100 से 150 वर्ष जीवित रहता है। तो ये हमारा कछुए का जीवन काल है। इसी प्रकार से बात करें अगर बरगद की, तो जो बरगद का पेड़ होता है ये लगभग 300 से 500 वर्ष तक रहता है। तो बरगद का जो वृक्ष है इसका जीवन काल कितना होता है, 300 से लगभग 500 वर्ष तक। इसके बाद करें अगर बात धान की, धान तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जो धान होता है इसका जीवन काल कितना होता है, 4 महीने होता है। क्या होता है, 4 महीने। इसके बाद बात करें मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ जो रहता है ना ये 60 वर्ष तक जीवित रहता है। कितने, 60 वर्ष तक। कुत्ता तो आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोगों के घर में आसपास दिखते ही होंगे। तो जो कुत्ते होते हैं इनका जो जीवन काल होता है ये 15 से लगभग 16 वर्ष होता है। कितना होता है, लगभग 15 से 16 वर्ष होता है। गुलाब की बात करें तो जो गुलाब होते हैं ये 10 वर्ष तक, कितने, 10 वर्ष तक गुलाब का जीवन काल होता है। बात करें अगर पीपल की, किसकी, पीपल की, तो पीपल का जीवन काल होता है 2500 वर्ष। कितना होता है, 2500 वर्ष होता है भाई, बहुत कम होता है। क्यों, पीपल का जीवन काल कितना होता है, 2500 वर्ष होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हाथी की। तो जो हाथी होता है ये 75 वर्ष तक जीवित रहता है, 75 वर्ष तक। चलिए बताइए आप लोग, तितली जो होती है इसका जीवन काल कितना होता है। तो जो तितली होती है ना इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल होता है 1 से 2 हफ्ते। तो तितली का जीवन काल होता है 1 से 2 हफ्ते होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आम की। जो आम का वृक्ष होता है इसका जीवन काल कितना होता है। तो आम का जो वृक्ष होता है ना इसका जीवन काल होता है 200 वर्ष। इसी प्रकार बात कर लेते हैं घोड़ा की, कि घोड़ा जो है कितने वर्ष तक जीवित रहता है, उसका जीवन काल लगभग कितना होता है। तो एवरेज में जो घोड़े होते हैं इनका जीवन काल जो है 50 वर्ष होता है। इसी प्रकार जो गाय होती है इसका जीवन काल 26 वर्ष होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीवन काल जो है आप लोगों को बताए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कछुआ जो है 100 से 150 वर्ष, बरगद जो है 300 से 500 वर्ष, धान सब लोग जानते हैं 4 महीने, मगरमच्छ 60 वर्ष और कुत्ता जो होता है 15 से 16 वर्ष, गुलाब 10 वर्ष, पीपल का जो वृक्ष होता है ये 2500 वर्ष, हाथी जो होता है 75 वर्ष, तितली जो होती है 1 से 2 हफ्ते इसका जीवन काल होता है, आम का वृक्ष जो होता है 200 वर्ष तक जीवित रहता है, घोड़ा जो होता है इसका जीवन काल 50 वर्ष होता है और गाय जो होती है इसका जीवन काल 26 वर्ष होता है। तो आप लोगों को जीवन काल या जीवन अवधि क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जनन के प्रकार की। तो जो जनन होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन और दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन।
तो अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों को हम लोग समझेंगे और एक प्रकार से ये दोनों में अंतर भी है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। तो जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, लेकिन जो लैंगिक जनन होते हैं ना, इसमें दो जनक सहायक होते हैं, इसमें दो जनक भाग लेते हैं। सेकंड पॉइंट, जो अलैंगिक जनन है ना, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तो आपको ऐसे याद कर लेना है, नहीं होना, इसमें नहीं जो है एक्स्ट्रा जुड़ेगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। इसके विपरीत जो लैंगिक है इसमें एक्स्ट्रा नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर भी एक्स्ट्रा नहीं जुड़ेगा। तो जो अलैंगिक जनन है इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें कोई भी युग्मक नहीं बनता है। इसके विपरीत लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक बनता है। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि संतति पीढ़ी में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, यानी कि अलैंगिक जनन की जो क्रिया होती है इसमें जो संतान पीढ़ी होती है, जो नया जीव उत्पन्न होता है, इसमें जो विभिन्नताएं हैं ये नहीं होती हैं, जरा भी अंतर नहीं होता है। जबकि जो लैंगिक जनन होता है ना, इसमें संतति पीढ़ी में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, इसमें अंतर जो है वो उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि अलैंगिक जनन हुआ तो इसमें क्या होगा कि जो माता पिता रहे होंगे, जो जनक रहा होगा, इससे जो संतान उत्पन्न हुई होगी इसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। तो इस प्रकार के जनन को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि जो माता पिता की जो पीढ़ी होती है, यानी कि जो जनक होते हैं, इनके जो लक्षण होते हैं या फिर विभिन्नताएं जो होती हैं वो संतान में जाकर के परिवर्तित हो जाती हैं। तो इनके जनक और इनके संतति पीढ़ी में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार के जनन को हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। नेक्स्ट पॉइंट है, अलैंगिक जनन में निषेचन की जो क्रिया होती है वो नहीं होती है। तो निषेचन को हम लोग इसी चैप्टर में आगे क्लियर कर लेंगे। तो जो अलैंगिक जनन होता है इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन जो लैंगिक जनन होता है ना, इसमें निषेचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें लिंगों का भेद नहीं होता, यानी कि अलैंगिक जनन में जो लिंग है इसका पता नहीं चलता है, इसका भेद नहीं होता है। बल्कि जो लैंगिक जनन होता है इसमें नर तथा मादा जनकों की आवश्यकता होती है, इसमें लिंगों में भेद होता है, एक नर होता है और दूसरा क्या होता है, मादा होता है। तो आप लोगों को अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार, यानी अलैंगिक जनन कितने प्रकार से कराया जा सकता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं इनको पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन की विधियां। तो अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करें या विधियां की बात करें तो अलैंगिक जनन की मुख्यतः 6 विधियां हैं। कितनी है? 6 विधियां हैं, जिसमें फर्स्ट है विखंडन, पहला इसमें है विखंडन, सेकंड है मुकुलन, थर्ड है बीजाणु निर्माण द्वारा, फोर्थ है खंडन द्वारा, पांचवा है पुनरुद्भवन और छठवां है वर्धी या कायिक जनन। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार की विधियां। थैंक यू।